ईरान और हिंदुस्तान, इन दोनों का रिश्ता कितना पुराना है। ये कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है। और इस रिश्ते में ना कई दिलचस्प गांठें हैं, जैसे पारसी लोगों का भारत आना या फिर महमूद गजनवी और नादिर शाह के वो हमले। तो चलिए आज इसी रिश्ते की डोर को पकड़ते हैं और ईरान के पूरे इतिहास को करीब से समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, युद्ध का मैदान है और वहां सिकंदर खड़ा है। उसके सामने एक रथ है और उस रथ पर एक लाश पड़ी है। ये लाश किसकी थी? ये थे राजा डेरियस तृतीय, जो कभी दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य फारस के मालिक हुआ करते थे। कहते हैं कि सिकंदर अपने दुश्मन की इस हालत को देखकर दुखी हुआ। उसने डेरियस की उंगली से अंगूठी उतारी, खुद पहन ली और बस उसी पल मैसेडोनिया का सिकंदर पर्शिया का नया सुल्तान बन गया। यहीं से एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। आज की इस पड़ताल में हम 4 खास पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे प्राचीन साम्राज्यों से, फिर देखेंगे इस्लाम का आगमन, उसके बाद विनाशकारी हमले और आखिर में पहुंचेंगे आधुनिक ईरान के जन्म तक। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से और देखते हैं कि फारस और हिंदुस्तान के बीच का ये रिश्ता कितना गहरा और कितना पुराना है। देखिए, ईरान की जमीन पर सबसे पहले एलेमाइट लोग बसे थे। फिर धीरे धीरे असीरियन और मेडियन साम्राज्य आए, लेकिन असली कहानी तो शुरू होती है साइरस महान के साथ। उन्होंने मेडियन साम्राज्य को हराया और एक बहुत बड़े, बहुत ताकतवर हखामनी साम्राज्य की नींव रखी, जो उस समय का शायद सबसे बड़ा साम्राज्य था। साइरस के बाद आई डेरियस महान, और इनके समय में फारस का साम्राज्य इतना इतना बड़ा हो चुका था कि अंदाजा लगाइए, उस वक्त दुनिया की कुल आबादी का 44% हिस्सा, मतलब लगभग आधा, फारस के कंट्रोल में था। और एक और मजेदार बात, इसी डेरियस के दौर में भारत को पहली बार हिंदुस्तान नाम मिला था। ये एक फारसी शब्द था जिसका मतलब था सिंधु नदी के पार की जमीन। हाखामनी साम्राज्यों ने एक बड़ी गलती की थी। उन्होंने ग्रीस पर हमला कर दिया था। बस इसी का बदला लेने के लिए मैसेडोनिया का राजा सिकंदर फारस पर चढ़ आया और उसने राजा डेरियस को हरा दिया। फारस पर कब्जे के बाद सिकंदर भारत की तरफ भी आया, लेकिन पूरी दुनिया जीतने का उसका सपना अधूरा ही रह गया और उसे लौटना पड़ा। चलिए अब इतिहास के उस मोड़ पर चलते हैं जिसने फारस का धार्मिक और सांस्कृतिक, मतलब सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया और जिसका सीधा असर हमारे देश भारत पर भी पड़ा। तो पुराने फारस का अपना धर्म था, ज़रतुष्ट्र, लेकिन 7वीं सदी में इस्लामी साम्राज्य के दूसरे खलीफा उमर ने फारस पर हमला कर दिया। अब अरबों के कब्जे के बाद ज़रतुष्ट्र धर्म को मानने वालों पर जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया जाने लगा। तो अपनी पहचान और धर्म को बचाने के लिए बहुत से लोगों ने फारस से भागना ही बेहतर समझा। इन्हीं शरणार्थियों में से एक जत्था गुजरात के तट पर पहुंचा। वहां के स्थानीय राजा थे जयदी राणा। उन्होंने शरण देने के लिए उनके सामने ये 4 शर्तें रखीं। पारसियों ने सारी शर्तें मान लीं और यहीं से भारत में उनकी एक नई कहानी शुरू हुई। अब हम मध्ययुगीन काल की तरफ बढ़ते हैं। ये दौर विनाशकारी हमलों से भरा था, जिसने न सिर्फ फारस बल्कि हिंदुस्तान को भी हमेशा के लिए बदल दिया। ख्वारिज्म साम्राज्य को तबाह करते हुए चंगेज खान ने जो कहा था वो आज भी याद किया जाता है, मैं ईश्वर का भेजा हुआ दंड हूं। हुआ ये था कि उसके दूतों की बेइज्जती की गई थी और इसका बदला उसने ऐसे लिया कि पूरे के पूरे शहर जला दिए और गवर्नर इनलचुक की आंखों और कानों में पिघली हुई चांदी भरवा दी थी। मंगोलों के बाद ईरान में सफवी वंश का राज आया और उन्होंने एक बहुत बड़ा धार्मिक बदलाव किया। उन्होंने सुन्नी इस्लाम की जगह शिया इस्लाम को देश का धर्म बना दिया। अब ये इस्लाम के अंदर ही एक पुराना मतभेद है जो पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी को लेकर शुरू हुआ था। इस एक बदलाव ने ईरान को एक अलग शिया पहचान दी जो उसे भारत के तुर्क और मुगल साम्राज्यों जैसी सुन्नी ताकतों से अलग करती थी। अब ये किस्सा सुनिए मुगल बादशाह की लापरवाही का। हुआ ये कि एक दूत भागता हुआ आया। उसने बादशाह को फारस से नादिर शाह के हमले की चेतावनी दी और बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया? कहते हैं उन्होंने शराब के प्याले में वो चिट्ठी डुबो दी और बोले, हुनूज दिल्ली दुरस्त, मतलब अरे दिल्ली अभी बहुत दूर है, फिक्र की क्या बात है। लेकिन दिल्ली दूर नहीं थी। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली को इतनी बेरहमी से लूटा कि इतिहास कांप गया। वो मुगल साम्राज्य की पूरी शान शौकत, जिसमें मशहूर तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा भी शामिल था, सब कुछ अपने साथ फारस ले गया। इस एक हमले ने मुगल साम्राज्य को ऐसा कमजोर किया कि वो फिर कभी उठ नहीं पाया।
और उधर ईरान में भी एक नए दौर की शुरुआत होने वाली थी। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। ये कहानी है 20वीं सदी के ईरान की। पश्चिमी प्रभाव, राजशाही का अंत और एक ऐसी क्रांति जिसने सब कुछ बदल दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में ईरान विदेशी दखल से तंग आ चुका था। संवैधानिक क्रांति हुई, संसद भी बनी, लेकिन रूस और ब्रिटेन का प्रभाव कम नहीं हुआ। 1925 में रज़ा शाह पहलवी ने एक नए वंश की शुरुआत की और 1935 में पर्शिया का नाम बदलकर ईरान रख दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आया 1953 में, जब प्रधानमंत्री ने तेल उद्योग पर देश का हक जताने की कोशिश की तो अमेरिका की CIA ने तख्ता पलट करके शाह को वापस गद्दी पर बिठा दिया। बस इसी घटना ने लोगों के मन में पश्चिमी देशों के खिलाफ गहरा गुस्सा भर दिया। अब ईरान में दो सोच आमने सामने थीं। एक तरफ थे रज़ा शाह के बेटे मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी, जो ईरान को एकदम आधुनिक और पश्चिमी बनाना चाहते थे। वो अमेरिका के दोस्त थे और हिजाब जैसी चीज़ों के खिलाफ थे। और दूसरी तरफ थे आयतुल्लाह खुमैनी, जो एक इस्लामी गणतंत्र चाहते थे और शाह की हर नीति के कट्टर आलोचक थे। शाह और जनता के बीच की दूरी को इस एक पार्टी ने बहुत बढ़ा दिया। 1971 में फारसी साम्राज्य के 2500 साल पूरे होने की खुशी में शाह ने रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसी आलीशान पार्टी दी जिसे दुनिया की सबसे महंगी पार्टियों में गिना जाता है। सोचिए, एक तरफ देश में गरीबी थी और दूसरी तरफ शाह पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। शाह की यही फिजूल खर्ची और पश्चिमी देशों से करीबी जनता के गुस्से की आग में घी का काम कर रही थी। खुमैनी, जिन्हें देश से निकाल दिया गया था, उनके भाषण और लेख लोगों तक लगातार पहुंच रहे थे। आखिरकार 1979 में वो दिन आया जब खुमैनी 14 साल बाद देश वापस लौटे। उनकी वापसी ने क्रांति को अंजाम तक पहुंचाया। शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बन गया। तो सिकंदर की जीत से लेकर खुमैनी की क्रांति तक ईरान का इतिहास उतार चढ़ाव से भरा रहा है। आज भी ये सवाल कायम है कि हजारों सालों की इस विरासत को सहेजने वाला ये देश भविष्य में कौन सा नया अध्याय लिखेगा।